Hello everyone, welcome back to the economics discussion and the topic for today's discussion is the environment policy in India. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया गया है और किन किन पॉलिसीज़ को अपना के हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न हमारी गवर्नमेंट ने दिखाया। तो वो ईयर था 1972, जब नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन NCEPC सेटअप होती है इन द ईयर 1972। अब ये जो कमिटी बनती है वो बनती क्यों है कि एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है इन द ईयर 1972 और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, UNCHE जिसे कहते हैं। एंड ये जो था ये एक फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस था या मेजर स्टेप था टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि जो NCEPC है वो क्या करती है, गवर्नमेंट की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को रिव्यू करती है। ठीक है, सो द NCEPC वाज इंटरेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिव्यूइंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, और इसी के अंदर in the year 1976 environmental protection was incorporated in the constitution. So इसी कमिटी के चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे कोई भी प्रोविजन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके नहीं बना था, एक प्रोविजन लाया जाता है। ठीक है, इन द ईयर 1976 जहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐड किया जाता है इन दैट सेम ईयर 1976। इसमें कहा जाता है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो DPSP के तहत कोई ना कोई पॉलिसी बनाएं या इन्वायरमेंट को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के प्रोटेक्ट करने की या कंजर्व करने की कोशिश करें। To address a wider set of emerging problems, the Department of Environment was established in the year 1980. अब फर्दर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्वायरमेंट को लेके, इसके तहत एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है 1980 के तहत। इसके बाद क्या होता है कि इसी के अंदर एक मिनिस्ट्री बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF। ठीक है, इसके 5 साल बाद बनती है 1985 में। अब ये जो मिनिस्ट्री है ये हमारी एपेक्स बॉडी है फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड इनिशिएटिंग सपोर्टिव लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैटर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल मैटर्स पे क्या क्या लेजिस्लेशन, क्या क्या कानून बनेंगे, इसकी ये एक एपेक्स बॉडी है। ये मेजर डिसीजंस लेगी रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल मैटर्स। Now we will see what are the broad objectives of the ministry as. तो पहला ऑब्जेक्टिव था कंजर्वेशन एंड सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनका कंजर्वेशन करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड वन वॉज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। थर्ड वन वॉज एफॉरेस्टेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज, यानी वो एरियाज जो कि खराब हो चुके हैं और जो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की उनको ज़रूरत है उनको रीजेनरेट किया जाए, जैसे कि कोई बैरन लैंड हो उसे वापस से फर्टाइल बनाया जाए। फोर्थ था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना, इन सबको कंजर्व करना, इनको सबको प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स,
एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना, जैसे हम बायोस्फीयर बनाते हैं या हम जूज बनाते हैं या हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, बर्ड सेंचुरी बनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल्स। इसके बाद आता है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, जो कि अनाउंस होती है इन मई 2006 में। इसको हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ 2006। आगे अगर हम देखें तो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन बनाया जाता है वो होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट मेजर स्टेप था जो कि वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड ये एक फर्स्ट लेजिस्लेशन जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, जिसे हम SPCBs कहते हैं, ये सेट होते हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड्स रखे जाएं, यानी कि हम जितनी भी कमिटीज़ बना रहे हैं या हम जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो किस स्टैंडर्ड को मैच कर पा रही है, किस लेवल ऑफ क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं, उन एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब ये जो भी एक्टिविटीज हैं, इनको स्टेट के अंदर जो भी ये बोर्ड्स बने हैं, इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल लेवल पे एक सेम बॉडी बनती है जो सारे के सारे SPCBs को कंट्रोल करेगी या उनको सुपरवाइज करेगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB को सेटअप किया जाता है। The boards had legal power to initiate legal action against all those who violated the law and indulged in the water pollution। तो अभी ये जो बोर्ड्स बन रहे हैं ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड बन रहे हैं और यहाँ पे जो CPCB बनता है, इन बोर्ड्स को ये लीगल पावर भी दी जाती है कि अगर किसी ने भी बनाए गए लेजिस्लेशन या लॉ को तोड़ते हैं और वाटर पॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं तो उन्हें उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। इसके बाद फॉर द मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड द वाटर सेज एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1977। तो अब ये जो जितने भी बोर्ड्स बन रहे हैं, इन सब के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उन्हें मीट करने के लिए एक वाटर सेज एक्ट भी बनाया जाता है 1977 के अंदर, विच रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज टू पे अ सेज ऑन द वाटर कंजम्पशन। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो वाटर कंजम्पशन कर रही हैं तो इसके तहत उन्हें एक सेज, एक अमाउंट ऑफ टैक्स या कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिनकी हेल्प से, उन पैसे की हेल्प से बोर्ड के जो एक्सपेंसेस हैं वो फुलफिल किए जाएंगे। सो ये वाटर सेज एक्ट जो है वो 1977 में आता है, जिसके तहत इंडस्ट्रीज had to pay a cess on their water consumption. The Central Pollution Control Board CPCB under MOEF, that is the Ministry of Environment and Forest, जो कि हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बनने के 5 साल बाद बनता है और जिसके हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। इसी मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारी CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, हैज एस्टैब्लिश्ड अ नेशन वाइड नेटवर्क फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग comprising 1019 stations in 27 states and 6 यूनियन टेरिटरीज। ये 1970s की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे 27 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारी 27 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर 1019 स्टेशंस जो हैं वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके क्वालिटी ऑफ वाटर को। The monitoring is done on a monthly and quarterly basis for surface water.
एंड ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस फॉर ग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर के लिए मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी। जितने भी स्टेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं बाय CPCB अंडर MOEF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ्स पे क्वालिटी मॉनिटर की जाएगी ग्राउंड वाटर की। ठीक है। A National River Conservation Plan (NRCP) was initiated in late 1996. The CRCP presently covers 38 rivers spread over 178 towns in 20 states with a project sanctioned at a total cost of 6,300 crores. A total of 4,064 million liters per day of sewage treatment capacity has so far been created under NRCP. NRCP जो है उसे इनिशिएट किया जाता है 1996 में, जो कि 38 रिवर्स को कवर करती है, जो कि 178 टाउन्स और 20 स्टेट्स में आते हैं। और इसके अंदर एक सीवेज ट्रीटमेंट बनाया जाता है जिसमें 6,311 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और जो उसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 4,064 मिलियन लीटर्स पर डे के हिसाब से। बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, स्पेस नहीं है, या हम कह सकते हैं स्किल्ड मैन पावर नहीं है, so treat their wastewater, a scheme of common effluent treatment plants CETPs was initiated in June 1919 में common effluent treatment plants बनाए जाते हैं। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि वाटर को वेस्ट करते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई जाती है, और इसको फंड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 88 CETPs जो हैं वो कवर करती हैं 10,000 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, और ये जो कि सेटअप हुई थी ड्यूरिंग द 10th प्लान विच इज द 10th 5-year प्लान। इसके बाद आती है हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, lays emphasis on integrated water resources development and management for optimal and sustainable utilization of the available water and surface water and ground water। ठीक है। तो जो नेशनल वाटर पॉलिसी आती है 2002 के अंदर, यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है वाटर रिसोर्सेज को जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ होंगे, और उन्हें मैनेज किया जाता है फॉर देयर ऑप्टिमल एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। यानी कि हम जो यूटिलाइजेशन आज कर रहे हैं हम इस हिसाब से करें कि आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो पानी रहे, और एक कांस्टेंट लेवल पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए वाटर का, चाहे वो सरफेस वाटर हो और वो चाहे ग्राउंड वाटर हो। वाटर कंजर्वेशन एंड डिमांड मैनेजमेंट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के अंदर ये हमारे पास वाटर की क्वालिटी खराब हो पर क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ वाटर भी मायने रखता है। तो दोनों एस्पेक्ट को हमें ध्यान देना है और दोनों के हमें स्टैंडर्ड तय करने होंगे। Involvement of beneficiaries and stakeholders in the project planning and a participatory approach in water resources management, training and research, resettlement, rehabilitation aspects of project affected persons। ठीक है। इसके बाद है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी के लिए क्या क्या जो है स्कीम्स या पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ने अप्रोच की या बनाई, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ मेकिंग लॉन्ग वीडियोस, सो वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। So thank you for watching, and I'll make a series of video related to the environment and environmental policies that was established by the government of India. And thank you for watching this